नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और उससे जुड़ी हुई चिंताओं की। इसके अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन-सा सही समय होगा जब वहाँ फोर्सेस की संख्या कम की जाए। जो इधर ये चर्चाएँ चल रही हैं कि फौज को हटा लिया जाए संवेदनशील क्षेत्रों से या दूसरी जगहों से और सेना को केवल उन स्थानों पर भेजा जाए जहां वो पहले कभी तैनात रहा करती थी, ये कितना सही है। दूसरी बात ये है कि क्या वाकई अब हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद समाप्त हो गया है? क्या ऐसा सोचना ठीक होगा या अभी वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिनको वहाँ से खदेड़ा गया है, जिनको मारा गया है, जिनके मंसूबों को विफल किया गया है, जिनकी साजिशों को हमने नाकाम कर दिया है, वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं, कभी भी दोगुनी ताकत से वहाँ फिर से साजिशों को अंजाम देने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। मेरे साथ जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर जुड़ गए हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति वाकई इतनी नॉर्मल हो गई है कि हम अब उन सब खतरों के प्रति मुंह मोड़ लें या आश्वस्त हो जाएं कि अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हमें अब सुरक्षा बलों में कमी कर देनी चाहिए? हाँ, इसका जवाब है किसी हद तक यस भी और नो भी। ये सच्चाई है कि काफी फर्क पड़ा है लास्ट 2 साल से, जब से 2-3 साल से, जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है। उसके बाद जो स्थिति है वो काफी नॉर्मल की तरफ आई है कश्मीर घाटी में। वहां पर आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया हो गया है। रेजिडुअल जो आतंकवादी हैं 80 से 100 रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जो आतंकवादी वहां पर हैं उनके पास वेपन और अम्यूनिशन की बहुत कमी है। फ्रेश जो आतंकवादी आ नहीं पा रहे क्योंकि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बहुत पुख्ता है। और दूसरा ये भी है कि अब ये इन्होंने हाइब्रिड वारफेयर की कोशिश की थी, टारगेट किलिंग की, वो भी ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो OGW और स्लीपर सेल इन्वॉल्व थे उनको भी चुन चुन के मारा गया है। तो सच्चाई यह है कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक दौर है बदला हुआ है, डेवलपमेंट का दौर है, पीस शांति का दौर है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के भी इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए और ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। वहां पर आप देखें जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, रेलवे लाइन चली गई बारामूला से, अभी कुपवाड़ा जाने की बात हो रही है। इसी प्रकार से होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है। तो एक प्रकार से पूरा माहौल चेंज हो गया कश्मीर घाटी का। और ऐसे में ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे, मैं फिर वही पॉइंट को दोबारा बताऊंगा, धीरे धीरे अब जो कि आर्मी का जो प्राइमरी रोल होता है वो है एक्सटर्नल थ्रेट के लिए। और वो एक्सटर्नल थ्रेट के लिए जो भारत की फौज लगी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। देखो, जैसा अपने व्यूअर्स को मालूम है, 1.3 लाख के करीब जो है फौज वहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 80 जो 1000 है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल में, और 50,000 है जो कि हिंडरलैंड में है, जो जिनको राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं, फौज का हिस्सा है, वो कर रहे थे अभी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। तो वो जो राष्ट्र राइफल है, जिस प्रकार से दो फोर्सेज हैं, किलो फोर्स और विक्टर फोर्स, उनको धीरे धीरे वहां से निकाल के इसका जो काम है काउंटर टेररिज्म का,
वो सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दिया जाए। मगर ये कार्रवाई बड़े सोच समझ के करनी है, इसको फेज मैनर में करना है। ये सच्चाई है कि हाँ, अभी आतंकवाद का मोराल बड़ा डाउन है, मगर आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आतंकवाद बिल्कुल साफ हो गया है। उसकी वजह यह है क्योंकि आतंकवाद पैदा यहां से नहीं हो रहा, आतंकवाद पैदा हो रहा है जो वो है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान अपना टैप जब तक बंद नहीं करेगा तब तक ये आतंकवाद को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। अभी भी 10,000 के करीब लश्कर ए तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग एरिया लॉन्च पैड में बैठे हैं पीओजेके में, तो ये चिंता का विषय तो रहेगा। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात इतनी खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन, कि उनका बस का नहीं है कि भी आतंकवादी को भेजना, उनको एक प्रकार से उनको हथियार देना, उनको अम्यूनिशन देना, उनको सस्टेन करना। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव है स्टेप कि वहां पर जो आतंकवाद को फ्यूल कर रहा था, जिस प्रकार से आग लगाता था पाकिस्तान, उसकी भी हालात खराब है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा सोचा गया है कि भाई अब सही टाइम आ गया है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो फौज इन्वॉल्व है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, जो कि राष्ट्रीय राइफल, वो काम सीआरपीएफ को दिया जा सकता है क्योंकि टेररिज्म बहुत कम हो गया है। और इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है कि कश्मीर घाटी में वाकई सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरा यह भी है जो सीआरपीएफ है वो भी काबिल है और बहुत काउंटर टेररिज्म में नक्सल के अगेंस्ट ये सेंट्रल इंडिया में लगे हुए हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर भी जो ऑपरेशन होते हैं राष्ट्रीय राइफल के, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सीआरपीएफ और जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस काम करती है। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस सबसे बड़ी मेन है क्योंकि वो आईज और ईयर्स है। तो मुझे लगता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए अब ये फेज मैनर में कब स्टार्ट होगा वो जब हम आगे बातचीत करेंगे, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे चौधरी साहब। मैं जानना चाहता हूं शिवाज साहब, ये तो ठीक है आपने कहा कि G20 की मीटिंग होने जा रही है, लेकिन वो सितंबर में है और अभी उसमें 6-6.5 महीने शेष हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के भी बातें की जाने लगी है कि परिसीमन का काम पूरा हो गया है, निचले 3 स्तर के चुनाव हम लोगों ने सफलतापूर्वक कराए हैं, वो बॉडीज काम कर रही हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं जानते हैं कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं और उनकी जो लीडरशिप रही है, वो किस तरह की हरकतें अतीत में करती रही हैं? पत्थरबाजों पर अंकुश लगाने के लिए अगर किसी मिलिट्री के ऑफिसर ने कोई कदम उठाया, तो उसको किस तरीके से इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सुरक्षा बलों को, सेना को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो भी हम भूले नहीं हैं अभी। तो क्या अभी हमें बहुत सतर्कता के साथ फैसले करने की ज़रूरत है, सोच समझ करके? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो चौधरी साहब। अभी तो गवर्नर रूल है और ये एक यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर का जो रोड मैप ये है कि डिलिमिटेशन की प्रतिक्रिया खत्म हो गई है। अभी इलेक्शन होने हैं, असेंबली के इलेक्शन के बाद इसको स्टेटहुड भी मिलेगा। तो जो आप बता रहे हैं कि असेंबली के ये तो सच्चाई है कि ये कार्रवाई असेंबली इलेक्शन से पहले तो नहीं होगी, क्योंकि असेंबली इलेक्शन पीसफुल कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जो सीआरपीएफ है वो इलेक्शन ड्यूटी में ज्यादा लगी होगी, तो तब तक तो मतलब ही नहीं है कि ये राष्ट्रीय राइफल को वहां से निकाला जाएगा। मगर ये भी है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, मुझे लगता है जो इलेक्शन है अगले मई जून के करीब होंगे, अप्रैल मई जून के करीब, जब ये इस साल में ही मई जून के करीब होंगे, जब बर्फ वगैरह पिघल जाएगी। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि जो आपने बताया, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी जो हैं
वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी कि आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होगा तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। अब वो तो प्रूव हो गया कि सब कुछ नहीं हुआ और शांति है, और आज पाकिस्तान भी इसको मानने लगा है कि ये कार्रवाई ठीक है। लोगों की आवाज वहां से भी आ रही है, पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान से, कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, वो टूटने के कगार पे है। तो ऐसे में ये जो हमारी भी मेन पार्टीज हैं, मुझे लगता है वो भी दो बार सोचेंगे, क्योंकि अब वो इलेक्शन उनसे जीतना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जो पुराना नैरेटिव पे इलेक्शन जीतना अभी जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं होगा। मगर ये सच्चाई है, दूध फूंक फूंक के पीना है, क्योंकि ये मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको। एक समय था जबकि साउथ कश्मीर के अंदर आतंकवाद बहुत कम हो गया था, और हमने सोच विचार किया कि आतंकवाद ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर में है। तो हमने अपनी थोड़ा सी जो फौज थी जो लगी हुई थी साउथ कश्मीर में, उसको थिन आउट किया और हमने नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा लगाए। मगर अगले 1 साल के अंदर ही ऐसा हुआ कि जहां से हमने थिन आउट किया था वहां पर मिलिटेंसी बढ़ गई, टेररिज्म बढ़ गया। और आप देखो अभी तक साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी ज्यादा थी बिनस्पत नॉर्थ कश्मीर के। तो यह भी होता है कि अगर आप एकदम कहीं वैक्यूम क्रिएट कर दे तो दोबारा आतंकवाद कहीं पनप ना जाए, इसका तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए बड़े सोच समझ के बताया जा रहा है, इसको फेज मैनर पे करना है। ये चाहे 3-4 साल लगे, इसको इतने ढंग से करना है कि अगर हम समझते हैं कि बात बन नहीं रही तो हम दोबारा वापस स्टेप ले सके, ये भी हमारे पास होना चाहिए। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, देखो ये सच्चाई है, पत्थरबाजी की घटनाएं तो जीरो हो गई है। एनआईए ने पूरा का पूरा ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, जिसको हवाला से पैसे मिलते थे, पत्थरबाजी के कराई जाती थी पैसे देके, अब तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नाम की कोई चीज ही नहीं रही, वो तो खत्म हो गई है और पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई। मगर क्या चीज जो अभी तक चिंता का विषय है वो है रेडिकलाइजेशन। साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन अभी भी किसी हद तक हो रही है, बहुत कम है मैं मानता हूं, मगर इस पे हमें थोड़ा और ध्यान पड़ेगा। एक ध्यान देना पड़ेगा ये मदरसाज पे। ये जो मदरसाज हैं वहां पर अभी भी कुछ एक ऐसा सुनने में आया कि जो टीचिंग है वो नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। इस पे भी थोड़ा हाँ ध्यान देना है। और एक ये सच्चाई है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अच्छी स्कीम और लानी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि ये आर पार की लड़ाई है, अगर यहाँ फेल होगा ये सिस्टम तो फिर ये अगले 15-20 साल तक हम नहीं दोबारा आ पाएंगे। इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट लाए, क्योंकि जो यूथ है उससे हम कांटेक्ट करें और उनको ये जो रेडिकलाइजेशन की तरफ से होके ये आतंकवाद की तरफ जाते हैं वो ना जा पाए, उनको जॉब मिले, पढ़ाई हो। क्योंकि अभी कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज, उसकी कोई कमी नहीं है। कमी है तो जॉब की, वो इनको करनी पड़ेगी। मगर ये सच्चाई है कि इसको बड़े फेज मैनर में किया जाएगा। जहां पर भी शक और सवाल होगा तो हम दोबारा वापस स्टेप ले सकें। और एक स्टेप लिया, कंसोलिडेट किया, फिर अगला स्टेप लिया, कंसोलिडेट किया। मुझे लगता है चौधरी साहब ऐसे करना पड़ेगा। श्रीवास सर, ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी घाटी में टेररिज्म की स्थिति क्या है। ये तो ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अब 2 डिजिट में आतंकवादी रह गए हैं और इनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, 1-1.25 साल लग सकता है। लेकिन ये भी ठीक है कि जो सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं उनको निपटाया जाता है, काफ़ी संख्या में निपटाया भी गया, उनको कंट्रोल किया गया। लेकिन इधर एक नया खतरा हम लोग देख रहे हैं, पंजाब के बॉर्डर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते हैं, ड्रग्स की तस्करी भी हो रही है, दूसरे भी खतरे हैं। तो ऐसे में क्या हम ये मान करके चलें कि ये अभी कुछ साल हमें परेशान करेगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये सिक्योरिटी के डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। ये आपने ठीक बोला कि पहले क्या थे कि जो हथियार थे और ड्रग्स की तस्करी थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू हो जाती थी।
मगर जब से हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पुख्ता हुआ है करीब करीब 5-7 साल से, वो ऑलमोस्ट जीरो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है कश्मीर घाटी पे। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आईबी के सेक्टर से आ जाते हैं और वो उसके बाद फिर वो कश्मीर घाटी में आते हैं। अब ये जो नया ट्रेंड चला है कि हथियार और अम्यूनिशन और जो ड्रग्स भेजने का ड्रोन के जरिए, और वो एक बड़ा चिंता का विषय है। ड्रोन जो है ये पंजाब की तरफ से भी आ रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर का जो प्लेन सेक्टर है, क्योंकि पहले ये टनल बनाने थे, अभी टनल की जरूरत नहीं, ड्रोन से ये कार्रवाई। तो एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी आ रही है भारत में और भारत इसको बड़े चारों तरफ से समझ रहा है। डीआरडीओ ने ये डेवलप किया है। तो ये हमें लड़ाई, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि किस तरीके से यकीन किया जाए कि ये हथियार ड्रोन से नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि ये जो 50,000 के करीब हमारे पास जवान वहां से निकलेंगे, ये भी हम काउंट लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जवान लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो और भी पुख्ता हो जाएगी। तो ये है। और जो सीआरपीएफ है जो हिंडरलैंड में काम करेगी, वो अभी भी काम कर रही है। वो कंधे से कंधा मिला के भारत की आर्मी के साथ ये लड़ रही है। कश्मीर की जो पुलिस भी है, तो वो कोई ऐसी नया काम नहीं करेगी, वही है जो कर रही है। क्योंकि अभी भी जो श्रीनगर का इलाका है 25 किलोमीटर चारों तरफ, वो सीआरपीएफ के पास है। तो मुझे लगता है कि बड़े सोच समझ के ये चले करेंगे, कंसोलिडेट करके एक स्टेप पर ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम ये दिखलाना चाहते हैं और ये यकीन कराना चाहते हैं, लोगों पे विश्वास करना चाहते हैं कि वाकई आतंकवाद का सफाया हो रहा है। और ये जो डबल डिजिट के आतंकवादी रह गए हैं, इनको मैनेज करना मुश्किल नहीं है और इनको एलिमिनेट होंगे। ये अगले 1 और 1.5 साल के अंदर बिल्कुल एलिमिनेट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है दो ही, एक तो रेडिकलाइजेशन की प्रतिक्रिया, उसको हमने रोकना है, मदरसा को इम्प्रूव करना, मॉडर्नाइज करना है, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम लानी है हमको कश्मीर घाटी में, जिससे जो यूथ है उसको जॉब मिल पाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। इसके साथ साथ कि हम वहां पर जो थिन आउट करें आर्मी को और धीरे धीरे सीआरपीएफ को लेके आए। चौधरी साहब, बहुत मुश्किल से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमें चिंतित करते हैं। जिस तरीके से वहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक और तमाम दूसरे आतंकवादी संगठन वहाँ पर देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है, दिवालिया तो घोषित होने के कगार पर वो पहुंच ही चुका है, उसके टूटने के भी और गृह युद्ध होने के भी खतरे पैदा हो गए हैं। और श्रीवास साहब, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका जितनी जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़ करके गया था और जो हथियार भी वहीं उसने छोड़ दिए थे, अब वो कुछ पख्तूनों के हाथ में, बलूचों के हाथ में, कुछ टीटीपी के हाथ में, कुछ दूसरे गलत लोगों के हाथों में हथियार पहुंच चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी खतरे बरकरार रहेंगे और बहुत सोच समझ करके सतर्कता के साथ हमें वहाँ की निगरानी रखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं, तो ये कोई सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे है। उसके अंदर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हालत खराब है। 180 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर उनको हर साल चाहिए। इसी साल उनको 23 बिलियन डॉलर देने हैं, नहीं तो डिफॉल्ट कर जाएगा। जब आसिम खवाजा साहब तो बोल रहे हैं कि भी वो डिफॉल्ट कर चुका है पाकिस्तान, और आज की तारीख में इनको आईएमएफ लोन देने वाला नहीं है जब तक कि रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे टैक्सीज, और वो अब कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं है। रेट्स जो है 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। फॉरेन जो रिजर्व है इनका घट के 2 बिलियन डॉलर से कम रह गया है, जो कि 10 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। एक्सपोर्ट इनके बहुत कम हो गए हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कोई नई आ नहीं रही। ऐसे में पाकिस्तान की हालात बहुत ही खराब है और हर चीज के रेट आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया 77% गिर गया है 1 साल के अंदर। आज 300 रुपए $1 के बराबर है। तो हो क्या रहा है, पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है कि लोग अब सिविल वार जैसी सिचुएशन है।
ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएं, एक बलूचिस्तान, ऊपर एक खैबर पख्तूनख्वा, एक सिंध और एक पंजाब, और गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के भारत की तरफ मिल जाए, क्योंकि उनकी आवाज वहां से आ रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इतने हालात खराब हैं, क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी आतंकवाद बहुत बढ़ गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो गया है, उसने एक प्रकार चैलेंज किया पाकिस्तान को, पैरेलल गवर्नमेंट बना दी उसने, और इसी प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी बहुत सक्रिय है, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं, स्पेशली डूरन लाइन को लेके अफगानिस्तान नहीं मानता। ये पश्तून जो खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान में है, वो कहते हैं कि हम एक ही हैं, हम अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं। टीटीपी शरिया लॉ लाना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान जिसको वो लेके आया था उसको ही ब्लेम कर रहा है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बेसिस दे रहे हैं, और अब इंटरनेशनल टेररिज्म अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बोल्ड हो ही रहा है, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, खोरासन, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और उसके साथ साथ आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के भी हेडक्वार्टर वहां खुल गए। तो एक माहौल अगर आप देखें, वो एक बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा तो ना हो पूरी इंस्टेबिलिटी आ जाए, सिविल वार जैसी सिचुएशन आ जाए, और ऐसा भी डर है कि ये जो ये आतंकवाद के कहीं एक प्रकार से गवर्नमेंट को ना छीनी जाए, आतंकवाद सक्रिय इतना ना हो जाए कि उसके बाद न्यूक्लियर हथियार भी हाथ में ना आ जाए। तो ये सारा चिंता का विषय हमारे लिए नहीं, बल्कि ये एक अमेरिका के लिए भी है। तो ये चीजें तो है, अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी का दौर आता है और टेररिज्म बढ़ता है तो वो भारत की तरफ भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा, वहां पर हमें और भी बीफ अप करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो 50,000 के करीब हम निकालेंगे जो नफरी वहां से ट्रुप्स की, उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल में बीफ अप करें, जिससे यकीन करें कि हमारे इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और ये जो कार्रवाई है इन फेज मैनर सीआरपीएफ को दिया। मगर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक बड़ा भयानक रूप पैदा हो सकता है इंस्टेबिलिटी का, स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के, अगर वहां पर आतंकवाद बढ़ता जाएगा तो। और जिस तरीके से अभी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, इसलिए भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है इसको देखते हुए। और ये भारत के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए भी और बाकी दूसरे देशों के लिए भी है, क्योंकि अगर इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है तो ये इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। चौधरी साहब। शिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।